गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से 12th क्लास बायोलॉजी की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पादपों में जनन की पहली यूनिट जो है, उसके हमने अब तक के वीडियोज़ के अंदर 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। पहला चैप्टर आवृतबीजी पादपों में जनन, दूसरा चैप्टर जिसमें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन, और तीसरा चैप्टर जिसमें परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्धन की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चौथा लेसन जो है वो है आपके पास में आवृतबीजी पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ। तो लेसन है आपके पास में चैप्टर 4 पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। ठीक है, ये आपके पास में चौथे नंबर का चैप्टर है। देखिए, इससे पहले की यदि अगर हम बात करें तो पादपों के अंदर हमने पहला लेसन, इस यूनिट के अंदर पहला लेसन हमने पढ़ा था, जिसमें आवृतबीजी पादपों में जनन कौन कौन सी विधियों द्वारा देखा जा सकता है, तो उसका हमने वहाँ पर स्टडी की थी। एक तो अनिषेक बीज था, जिसके अंदर एगेमोस्पर्मी, उसकी प्रक्रिया को हमने देखा था अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत। और दूसरे नंबर पर कायिक प्रवर्धन की विधियों को हमने उसमें स्टडी किया था। सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन के अंदर हमने इन आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है और किस प्रकार की संरचनाएं विकसित होती है, उसके बारे में हमने वहाँ पर अध्ययन किया है। तो यदि अगर हम देखें तो 3 प्रकार की जनन की विधियों को हमने वहाँ पर देख लिया है। या तो हम डायरेक्ट कहें कि एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। दूसरे लेसन और तीसरे लेसन के अंदर तो लैंगिक जनन कंप्लीट कर लिया है, और पहले लेसन के अंदर अलैंगिक जनन की भी 2 प्रकार की विधियों को अपने वहाँ पर पढ़ लिया है, जिसमें पहली विधि थी अनिषेक बीज था और सेकेंड विधि थी कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब इनके अतिरिक्त जो है पादपों में और कौन कौन सी जनन की विधियों को देखा जा सकता है। तो इस लेसन के अंदर पादपों में जनन की 4 प्रकार की विधियों को सम्मिलित किया गया है। 4 प्रकार की विधियों को हम यहाँ पर विशिष्ट प्रजनन की विधियाँ मानकर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है असंगजनन। असंगजनन एपोमिक्सिस। सेकेंड पढ़ेंगे अपन अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता एगेमो स्पर्मी। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपेगेशन। और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की विशिष्ट प्रकार की जो विधियां हैं उनका अध्ययन हम इस लेसन के अंदर करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर यदि अगर हम इन विधियों को यदि अगर देखें, विशिष्ट विधियों को यदि अगर अपन देखें, तो इनकी विशिष्ट विधियों की क्या विशेषता है? इन सभी विधियों की ये विशेषता है
कि एक तो यहाँ पर युग्मक संलयन यहाँ पर नहीं होगा, युग्मक संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी, अर्थात एक तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी और साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन जो है वो भी यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, अर्धसूत्रण भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्रण के सीधे किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन विशिष्ट प्रकार की विधियों का हम इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब एक बात को आप यहाँ पर नोट कीजिए कि अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी जो है और कायिक प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, जो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इन दोनों को तो हमने कहाँ पर, पहला जो लेसन है, लेसन फर्स्ट, उसके अंदर आपने इनको पढ़ लिया है। तो जब आपने अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन की विधियों को पहले लेसन के अंदर पढ़ लिया है, तो अब इस लेसन के अंदर हम इन्हें फिर से रिवाइज नहीं करेंगे। इनको आप पहले लेसन में से दोबारा से जो है उनका रिवीजन कीजिए। ठीक है, इस लेसन के अंदर हम केवल दो ही विधियों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, एक तो असंग जनन एपोमिक्सिस और दूसरा सूक्ष्म प्रवर्धन। तो दो प्रकार की विधियों का जो है वो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, एक असंग जनन और दूसरा सूक्ष्म प्रवर्धन। अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन को जो है वो आप पहले चैप्टर से पढ़ोगे। ये चारों विधियाँ जो है तो पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ है। विशिष्ट विधियाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रण की प्रक्रियाएं नहीं होगी और सीधे किसका परिवर्तन हो जाएगा, भ्रूण का परिवर्तन या भ्रूण का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में है पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ। पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंदर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं असंग जनन एपोमिक्सिस। देखिए नाम से भी आप इसको देख सकते हैं, एपोमिक्सिस, एपो प्लस मिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट, और मिक्सिस मीन्स फ्यूजन। विदाउट मीन्स बिना, और फ्यूज्ड मतलब निषेचन या संलयन। बिना निषेचन या संलयन के किसके निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, असंग जनन कहलाती है। ठीक है ना। तो बिना निषेचन के किसके निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में बिना युग्मक संलयन व अर्धसूत्रण के किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है ना। एक तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी और दूसरा अर्धसूत्रण की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। डेफिनेशन के रूप में यदि अगर अपन लिखें इसकी असंग जनन की डेफिनेशन, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया का किसी
ऐसी विधि द्वारा, किसी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रण न हो, क्या कहलाती है? असंगजनन एपोमिक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये आपके पास में इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, असंगजनन की प्रक्रिया। ठीक है, तो मतलब भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को यदि अगर हम देख रहे हैं तो भ्रूण का निर्माण तो केवल कौन से जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा है। क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूण कब बना था? जब इन पुष्पों के अंदर, इन पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। लेकिन यहाँ पर इस लैंगिक जनन के द्वारा जब भ्रूण का यहाँ पर निर्माण होना होता है तो मतलब विधि तो कैसी है? लैंगिक जनन की है। लेकिन इस लैंगिक जनन की विधि का एक ऐसी विधि द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापन कर दिया गया, मतलब उसे यहाँ पर हटा दिया गया, जिसमें बिना निषेचन, मतलब युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी नहीं हो रही है और निषेचन की प्रक्रिया भी, अर्धसूत्रण की प्रक्रिया भी नहीं हो रही है, और सीधे किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो यदि अगर कोई भी एक ऐसी विधि जिसमें बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्रण के सीधे किसका निर्माण हो जाए? भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? असंगजनन या एपोमिक्सिस अपन कह सकते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन एवं अनिषेक बीजता, एवं अनिषेक बीजता, ये किसका उदाहरण हो सकती है? इस असंगजनन की विधि का ये उदाहरण हो सकती है। क्योंकि कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी डायरेक्ट सीधे किसका परिवर्तन हो जाता है? भ्रूण का परिवर्तन हो जाता है और नए पादप का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अनिषेक बीजता की प्रक्रिया के अंतर्गत भी बिना निषेचन की प्रक्रिया के किसका निर्माण हो जाता है? बीज का निर्माण हो जाता है। तो इन दोनों विधियों के अंतर्गत ना तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया को देखा गया और ना ही अर्धसूत्रण की प्रक्रिया को देखा गया, और सीधे किसके निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया गया? भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया गया। तो इसलिए कायिक प्रवर्धन एवं अनिषेक बीजता जो है वो कौन सी विधि का उदाहरण हो सकती है? असंगजनन की विधि का ये उदाहरण हो सकती है। ठीक है, अब देखिए असंगजनन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? तो दो प्रकार का हो सकता है। असंगजनन कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। एक बीजाणुद्भिद असंगजनन, और सेकंड हो जाएगा युग्मकोद्भिद असंगजनन। बीजाणुद्भिद असंगजनन और दूसरा हो जाएगा युग्मकोद्भिद असंगजनन। बीजाणुद्भिद असंगजनन और युग्मकोद्भिद असंगजनन के अंतर्गत क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर होगी जिसके फलस्वरूप सीधे किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बीजाणुद्भिद असंगजनन। इस बीजाणुद्भिद असंगजनन को अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपस्थानिक भ्रूणता भी इसे कहा जाता है। और इस प्रकार के असंगजनन के अंतर्गत क्या होता है? बीजांड की जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है, बीजांड की
द्विगुणित कोशिकाएं जैसे बीजांडकाय एवं बीजांड अध्यावरण से किसका निर्माण हो जाता है? सीधे बिना युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रण के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की विधि को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? बीजाणुद्भिद असंगजनन इसे कहा जाएगा। ठीक है ना। तो बीजांडकाय अथवा बीजांड अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका, अपन जानते हैं कि बीजांडकाय एवं बीजांड अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका जो है वो सीधे बिना युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रण के किसका निर्माण कर देगी? भ्रूण का निर्माण कर देगी। तो इस प्रकार की विधि को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? बीजाणुद्भिद असंगजनन कहा जाएगा। अब यदि अगर बीजांड के अंदर, ये तो बीजांडकाय और बीजांड अध्यावरण जो है ये द्विगुणित कोशिका के रूप में उपस्थित होता है। अब उस बीजांड के अंदर उपस्थित रहने वाली जो अगुणित संरचनाएं कौन सी? भ्रूणकोश। यदि अगर उस अगुणित भ्रूणकोश से सीधे किसका निर्माण हो? भ्रूण का निर्माण हो। किसके? बिना अर्धसूत्रण के और बिना युग्मक संलयन के। तो ये जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाएगी? युग्मकोद्भिद असंगजनन कहलाएगी। तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, यदि बीजांड में उपस्थित अगुणित भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता हो तो इसे युग्मकोद्भिद असंगजनन कहते हैं। ठीक है ना। युग्मकोद्भिद असंगजनन कहते हैं। ठीक है। तो बीजांड में उपस्थित कौन सी कोशिका? बीजांड में उपस्थित अगुणित भ्रूणकोश जो एम्ब्रायोसेक है। अगुणित भ्रूणकोश एम्ब्रायोसेक। ठीक है ना। और इसकी किसी भी अगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो? भ्रूण का निर्माण हो। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? युग्मकोद्भिद असंगजनन कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर भ्रूणकोश की यदि अगर हम देखते हैं तो अगुणित कोशिका, तो इसमें युग्मकोद्भिद असंगजनन जो है ये भी कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होगा अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस जिसे कहा जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। और सेकंड हो जाएगा अपयुग्मन, एपोगेमी, अपयुग्मन। ठीक है ना। तो बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद असंगजन जो है वो भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कैसे? यदि अनिषेचित अंड कोशिका से
सीधे किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? अनिषेक जनन कहा जाएगा। ठीक है, किसकी संरचना है ये? देखो, युग्मकोद्भिद असंजनन आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। असंजनन जो है वो दो प्रकार का होगा, एक बीजाणुद्भिद असंजनन और दूसरा युग्मकोद्भिद असंजनन। आप जानते हो कि बीजाणुद्भिद अवस्था जो है वो द्विगुणित होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था जो है वो अगुणित होती है, हेप्लॉइड होती है। तो यदि अगर बीजाणुद्भिद असंजनन है तो मतलब इसमें बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका यहाँ पर भाग लेगी। अब यदि अगर आप बीजांड की संरचना को देख रहे हो तो ये बीजांड की संरचना, और इस बीजांड की संरचना में ये बीजांड अध्यावरण और भीतर की ओर उपस्थित रहने वाला बीजांड काय, ये तो बीजांड काय और ये इसका बीजांड अध्यावरण। तो संपूर्ण बीजांड जो है वो किस प्रकार की संरचना है? द्विगुणित संरचना है, 2n संरचना है। तो इसके भाग भी कैसे होंगे? द्विगुणित होंगे। लेकिन इसके अंदर उपस्थित रहने वाली जो ये संरचना है जो कितने कोशिकीय युक्त है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त है। ये कोशिका जिसे आपने क्या कहा है? भ्रूणकोश कहा है, एम्ब्रायोसेक कहा है, यह इसकी कौन सी कोशिका है? अगुणित संरचना है। तो बीजांड जो है ये तो द्विगुणित संरचना है, लेकिन बीजांड के अंदर उपस्थित रहने वाला जो भ्रूणकोश है, एम्ब्रायोसेक है, वह अगुणित संरचना है। क्योंकि एक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हुआ था? इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण हुआ था। तो यदि अगर बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका, जैसे बीजांड और बीजांड अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसे तो अपने कह दिया बीजाणुद्भिद असंजनन। लेकिन यदि अगर बीजांड में उपस्थित अगुणित भ्रूणकोश, ये अगुणित भ्रूणकोश, ठीक है ना। अब इस अगुणित भ्रूणकोश के अंदर कोई भी अगुणित कोशिका, तो अपन जानते हैं कि नीचे की तरफ 3 अगुणित कोशिकाएं है, ऊपर की तरफ भी 3 अगुणित कोशिकाएं है और बीच में उपस्थित रहने वाली तो द्विगुणित कोशिका है, तो उसका तो कोई उपयोग ही नहीं होगा। तो अगुणित भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित रहने वाली कोई भी अगुणित कोशिका, मतलब ये 6 कोशिकाएं जो है वो सीधे किसका निर्माण कर सकती है? भ्रूण का निर्माण कर सकती है। अब यदि अगर इन 6 कोशिकाओं में से भी यदि अगर भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा हो? अनिषेचित अंड कोशिका से हो, तो मतलब ये सहायक कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित रहने वाली जो 2 बीच में उपस्थित रहने वाली जो एक अंड कोशिका है, यदि अगर यह सीधे किसके रूप में? भ्रूण के रूप में, बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्रण के, यदि अगर ये सीधे भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाएगा अनिषेक जनन। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और यदि अगर यहाँ पर अपयुग्मन के अंदर यदि अगुणित भ्रूणकोश की शेष अगुणित कोशिकाओं से, अब शेष अगुणित कोशिकाएं कौन कौन सी बची? तो 2 तो सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, या फिर ऊपर की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं से किसका निर्माण हो? भ्रूण का निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाएगी? अपयुग्मन कहलाएगी। ठीक है ना। तो यदि अगर अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो तो अनिषेक जनन, और 2 सहायक कोशिका या 3 प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्रण के, तो ये जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाएगी? अपयुग्मन एपोगेमी कहलाएगी। ठीक है, तो ये है आपके पास में पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली सबसे पहले नंबर की विधि,
जिसे हमने कहा है असंगजनन एपोमिक्सिस। ठीक है, लैंगिक जनन की आपके पास में कोई विधि है जिसका किसी ऐसी विधि द्वारा क्या कर दिया गया है, प्रतिस्थापन कर दिया गया है, जिसमें युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्रण की प्रक्रिया नहीं हो और सीधे किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो ये प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाई है, असंगजनन कहलाई है। असंगजनन जो है वो दो प्रकार का हुआ है, जिसमें एक बीजाणुद्भिद असंगजनन और दूसरा युग्मकोद्भिद असंगजनन। बीजाणुद्भिद असंगजनन यदि अगर बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका जैसे बीजांडकाय और बीजांड अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से यदि अगर नए भ्रूण का निर्माण होता है बिना अर्धसूत्रण और बिना युग्मक संलयन के, तो इसे कहा जाएगा बीजाणुद्भिद असंगजनन। और यदि अगर बीजांड में उपस्थित अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, युग्मकोद्भिद असंगजनन कहा जाएगा। युग्मकोद्भिद असंगजनन जो है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, अनिषेक जनन और दूसरा अपयुग्मन। यदि अगर अनिषेचित अंड कोशिका से सीधे भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे कहा जाएगा अनिषेक जनन। और यदि अगुणित भ्रूण कोश की शेष अगुणित कोशिका जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे यहाँ पर कहा जाएगा अपयुग्मन। ठीक है, तो ये दो आपके पास में दो प्रकार की जो है ये विधियां हैं। एक नोट है आपके पास में असंगजनन से संबंधित, डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी (1950) ने दो प्रकार के असंगजनन बताए। दो प्रकार के असंगजनन बताए, एक अनावर्ती असंगजनन और दूसरा है पुनरावर्ती असंगजनन। अनावर्ती असंगजनन और पुनरावर्ती असंगजनन ये किसके अनुसार है, डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी के अनुसार है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट रूप में यदि अगर अपन इन्हें देखें तो इसमें हम कायिक भ्रूणता एवं कायिक असंगजनन और अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता उनको भी किसके अंदर सम्मिलित कर रखा है, असंगजनन के अंतर्गत सम्मिलित कर रखा है। तो सामान्यतः असंगजनन जो है उस असंगजनन में इन चारों प्रकार की विधियों को यहाँ पर सम्मिलित कर रखा है, जिसमें पहली अनावर्ती असंगजनन है, दूसरी पुनरावर्ती असंगजनन है, तीसरे नंबर पर कायिक असंगजनन है और चौथे नंबर पर अपस्थानिक भ्रूणता है। ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता को यदि अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तो आप वही समझ जाइए कि इसे हम क्या कह सकते हैं, बीजाणुद्भिद असंगजनन कह सकते हो आप, बीजाणुद्भिद असंगजनन। क्योंकि बीजाणुद्भिद असंगजनन को ही आपने क्या कहा था, अपस्थानिक भ्रूणता कहा था, जिसमें बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका, तो बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका कौन कौन सी, बीजांडकाय या फिर बीजांड अध्यावरण। ठीक है,
बीजांडकाय और बीजांड अध्यावरण। और यदि अगर इसकी कोई भी द्विगुणित कोशिका से सीधे किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इसे आप क्या कह दोगे, अपस्थानिक भ्रूणता आप इसे कह दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर किसके अंदर देखी जा सकती है, नींबू के अंदर आप इस प्रकार की अपस्थानिक भ्रूणता को देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अपस्थानिक भ्रूणता का क्वेश्चन जो है वो अधिकांश एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नींबू के अंदर किस प्रकार की भ्रूणता पाई जाती है, तो नींबू के अंदर अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है। अपस्थानिक भ्रूणता क्या है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, बीजाणुद्भिद असंग जनन का उदाहरण है, जिसमें बीजांडकाय में उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय और बीजांड अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका जो है वो बिना अर्धसूत्रण और बिना युग्मक संलयन के सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगी, भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में अपस्थानिक भ्रूणता। इसके ऊपर कायिक असंजनन दे रखा है। कायिक असंजनन के अंतर्गत क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कोई पादप आपके पास में ऐसे होते हैं, उन पादपों के अंदर पुष्प के स्थान पर क्या विकसित हो जाती है, पत्र कलिकाएं, बुलबिल्स या पुष्प प्रवर्ध यहाँ पर क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। किसके स्थान पर, पुष्प के स्थान पर। तो कोई पादप आपके पास में ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प के स्थान पर पत्र कलिकाएं व प्रवर्ध विकसित हो जाते हैं, जो सीधे किसको जन्म देते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, जो सीधे किसको जन्म देते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हमने यहाँ पर क्या कहा है, कायिक असंजनन इसे हमने कहा है, ठीक है। और अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन जो है वो उनकी अगुणित कोशिकाओं के आधार पर है। जैसे अनावर्ती असंजनन को यदि अगर आप समझोगे तो अनावर्ती असंजनन के अंतर्गत भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाओं से किसके निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया। अब भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाओं में यदि अगर अनिषेचित अंड कोशिका से यहाँ पर हो जाता है, एक तो निषेचित अंड कोशिका से यहाँ पर किसका निर्माण हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। और दूसरे नंबर पर अतिरिक्त जो अगुणित कोशिकाएं जैसे सहायक कोशिका और कौन सी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनसे भी यहाँ पर किसका निर्माण हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो उस आधार पर भी ये कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी। एक तो अगुणित अनिषेक जनन, यदि अगर अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो अगुणित अनिषेक जनन इसे कहा जाएगा, ठीक है। और यदि अगर सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे कहा जाएगा अगुणित अपयुग्मन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अगुणित अपयुग्मन, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर जो उपस्थित है वो है आपके पास में पुनरावर्ती असंजनन। पुनरावर्ती असंजनन के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट ही अर्धसूत्रण की प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होगी। ये पुनरावर्ती असंजनन है, इसके अंदर अर्धसूत्रण नहीं होगा, मतलब जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोमदर सेल, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, मेगा स्पोर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, मियोसिस डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। बनने वाले जो मेगा स्पोर हैं वो कैसे होंगे, 2n होंगे। तो जितनी भी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी उनसे आगे जाकर के द्विगुणित भ्रूण का ही यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर निर्मित होने वाला जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हमने नहीं किया है, ठीक है।
तो 4 प्रकार के संजनन की प्रक्रिया को जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो पहली पादप प्रजनन के अंतर्गत सम्मिलित विशिष्ट विधियों के अंदर पहली जो विधि है असंजनन की, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे शेष जो विधियाँ है। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर